चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप इन्फोसिस का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1% की गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। हर एक दिन इन्फोसिस के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स आता है, तो आज के दिन भी बहुत बड़ा अपडेट्स हमें आ चुका है और इसमें से कई अपडेट्स पॉजिटिव है, कोई अपडेट्स हमें नेगेटिव निकल के आ रहा है। सबसे पहले अगर आप देखोगे क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट नजर आई, सबसे पहला रीजन बेसिकली अगर आपने आज के दिन मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो सेकेंड हाफ के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें मार्केट के अंदर नजर आया। तो अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो जितने भी सेगमेंट्स होंगे, जितने भी सेक्टर होंगे, जितने भी स्टॉक्स होंगे, उन मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर तो गिरावट आपको नजर आ जाएगा। सेकेंड जो नेगेटिविटीज थी जो कि नेस्डेक का अगर आपने कल के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखा होगा तो नेस्डेक के अंदर हमें करेक्शन के ही अंदर क्लोजिंग नजर आई थी। डाउ जोन्स के अंदर भी करेक्शन के अंदर क्लोजिंग नजर आई थी। तो अगर यूएस मार्केट के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी अगर है तो 70 to 30% चांसेस होते हैं। 70% ये चांसेस होते हैं कि मार्केट सिमिलर तरीके से परफॉर्म करे एज यूएस मार्केट। 30% चांसेस ये होते हैं कि बिल्कुल भी यूएस मार्केट का इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं देखेगा। तो ये रीजन कुछ थे जिसकी वजह से हमें इन्फोसिस के अंदर करेक्शन हमें आ चुका है। इनफैक्ट हमें टीसीएस के अंदर भी, आईटी सेक्टर के अंदर भी, ओवरऑल जितने भी सेक्टर होंगे मैक्सिमम सेक्टर के अंदर करेक्शन नजर आ चुका है। वही अगर आप बेसिकली इन्फोसिस का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में 11 से 12% की गिरावट इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। अब ये रीजन तो मैंने बहुत बार शेयर किया था, जो कंपनी ने Q4 का रिजल्ट बुरा परफॉर्म किया था। किस वजह से शेयर किया था? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो प्रॉब्लम कहा था यूएस के अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम्स था, तो इसके अंदर करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद क्या हुआ, रिजल्ट्स के अंदर भी करेक्शन नजर आया। तो मैक्सिमम जो कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को जो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज होंगी, उन हर एक कंपनी के अंदर करेक्शन हमें आया है। रिजल्ट्स के अंदर भी विप्रो के अंदर करेक्शन, टीसीएस के अंदर करेक्शन, इन्फोसिस के अंदर करेक्शन, जितने भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करती है वो हर एक कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आ चुका है। यानी कि फॉल्ट कोई इन्फोसिस का नहीं है, फॉल्ट जो है पूरे सेक्टर का निकल के आ रहा है, एक सेगमेंट का बिल्कुल भी फॉल्ट नजर नहीं आ रहा। लेकिन क्या हमें इन्फोसिस के अंदर क्या माल हमें बेचना चाहिए, क्या माल हमें सेल करके निकल जाना चाहिए? तो उसके पीछे का रीजन एक है। चलिए हम लोग बात करते हैं क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर बने रहना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यह देखोगे कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो इन्फोसिस के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या वो सेलिंग कर रहे हैं, क्या वो बाइंग कर रहे हैं, क्या वो होल्ड कर रहे हैं? तो चलिए हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा। तो यहाँ अगर आप डेटा देखोगे तो 191 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 81 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। जहां अगर आप इनका अप्रैल 2023 का अगर आप डेटा देखोगे तो 1,81,00,000 शेयर्स की खरीदारी हमें बेसिकली इन्फोसिस के अंदर अप्रैल 2023 के अंदर हो चुकी है। फिर यहाँ अगर आप इनका डेटा दोस्तों और एक देखोगे किस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने कब कब किस किस महीने किस किस क्वार्टर के अंदर बाइंग किया है। सबसे पहले अगर आप नवंबर क्वार्टर का देखोगे, नवंबर 2022 का, तो जहां बेसिकली इनके अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स ने सेलिंग किया था। दिसंबर के अंदर देखोगे, दिसंबर 2022 में, तो म्यूचुअल फंड्स ने 9 लाख शेयर्स के आसपास बाइंग किया। जैन 2023 के अंदर देखोगे तो 4,41,00,000 शेयर्स के आसपास खरीदारी किया था। फिर बेसिकली अगर आप इनका फेब 2023 के अंदर डेटा देखोगे तो 26 लाख शेयर्स के आसपास इन्होंने सेल किया था। फिर अगर आप मार्च 2023 के अंदर देखोगे करंटली डेटा, तो ऑलमोस्ट 1,81,00,000 शेयर्स की खरीदारी म्यूचुअल फंड्स ने किया है। यानी कि पहले इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कौन से भी म्यूचुअल फंड्स ने इन्फोसिस के अंदर नहीं किया, तो वो करंट बेसिस की पर कर चुका है। सबसे पहला रीजन क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करना चाहती है और ये कंपनी गिरावट के अंदर मिल रही है, तो एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा मौका है। आने वाले समय के अंदर मौका नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ये सेकंड अपडेट देखोगे तो इन्फोसिस फाउंडेशन टाई अप विथ गो स्पोर्ट फाउंडेशन जायंट 30 करोड़ टू वुमेन एथलेटिक्स। तो बेसिकली अगर आप देखोगे इन्फोसिस फाउंडेशन की पार्टनरशिप कोलैबोरेशन गो स्पोर्ट फाउंडेशन के द्वारा हुआ है। तो जिसके चल दोनों कंपनी का पार्टनरशिप जब भी होता है तो जरूर इसका बेनिफिट लंबे समय के लिए कंपनी को मिल जाता है। और अगर शेयर होल्डर्स इस कंपनी को लंबे समय के लिए अगर आप बाइंग करके होल्ड करते हैं तो कंपनी उसका बेनिफिट जरूर शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो नेक्स्ट अगर आप अपडेट्स देखोगे तो बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा इन्फोसिस के अंदर दिया है। तो अगर आप ये टारगेट प्राइस देखोगे तो 1590 रुपीज़ का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया है। ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि करंट प्राइस के ऊपर अगर आप कंपेयर करें तो 26% की अपसाइड मूवमेंट्स हमें टारगेट्स ऊपर निकल के आ सकते हैं।
और एक दोस्तों अगर एक बहुत बड़ा झटका हमें इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स को लगने वाला है। अब ये झटका दोस्तों क्यों है? बेसिकली अगर आप लगातार जो कंपनी का हायरिंग अगर आप देखोगे तो 66% की हायरिंग हमें बेसिकली आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने हमें ड्रॉप किया है। अभी बिल्कुल भी ये कंपनी ज़्यादा हमें हायरिंग नहीं करती, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें मार्जिन का भी फॉल था, कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर भी हमें फॉल नजर आया था। ऊपर से हमें जो Q4 का रिजल्ट जो कंपनी ने जो बुरा हमें परफॉर्म किया है, उसके ऊपर हमें कंपनी के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि कंपनी का जो आने वाला Q1 का एंड Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बुरा हमें कंपनी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा हमें कंपनी का रिजल्ट्स हमें एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। Q1 का और Q2 का कंपनी बहुत बुरा हमें परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कंपनी के ही द्वारा दोस्तों इस तरह का अगर स्टेटमेंट आएगा तो ज़रूर कंपनी के लिए आने वाले समय के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हमें एक पीरियड होने वाला है, हमें एक फेज नज़र आने वाला है। लेकिन दोस्तों कोई टेंशन मत लेना, अगर आप लंबे समय के लिए इन्फोसिस के अंदर बाइंग करेंगे तो कोई भी आपको पैनिक टेबल होने नहीं वाली, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में अगर आप सिर्फ होल्ड करना चाहते हो बाइंग करके, तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा और शॉर्ट टर्म में कोई भी आपको इन्फोसिस के अंदर रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अगर आप इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए बाइंग करना। म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ा माल लंबे समय के लिए बाइंग किया हुआ है, तो जरूर लंबे समय के लिए बाइंग करके चल सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है वर्नियम क्लाउड। तो वर्नियम क्लाउड की अगर बात की जाए तो यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का आपको कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुका है, साथ में आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलने वाला है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 830 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और बेसिकली कंपनी के अंदर अगर आप बोनस का अनाउंसमेंट देखोगे तो 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि बोनस का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और स्प्लिट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाला है, यानी कि 2 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 4 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसी रेशियो के अंदर आप कंपनी के अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में कंपनी ने बेसिकली डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर 7 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जिसकी वजह से कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश करना, कोई जल्दबाजी मत करना। अच्छी खासी कंपनी अगर होगी तो ही निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो उसी अपडेट्स रिगार्डिंग मैंने आपके साथ कवर अप कर चुका हूँ। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस आपको पता है, पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है और एनर्जी को कंपनी एक्सचेंज करता है। तो जिसके चलते अगर आप यह देखोगे तो बेसिकली कंपनी के अंदर उसी रिगार्डिंग बहुत ही शानदार तरीके से खबर आ चुकी है। और इसी के चलते आज के दिन हमें कंपनी के अंदर कोई बहुत तो बड़ा धमाका नहीं, लेकिन इतना गिरावट मार्केट के अंदर था, फिर भी IEX ने ऑलमोस्ट 1 से 1.5% का पॉजिटिव क्लोजिंग हमें नजर आया। तो बेसिकली दोस्तों आपको मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो महीना है, समर महीना स्टार्ट हो चुका है, तो जो लोगों के जो पावर की जो कंजप्शन है वो लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी होती है और पावर लगातार जो डिमांड होती है, पावर का कंजप्शन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, वो बढ़ जाता है। तो लगातार लोग अगर पावर यूज़ करेंगे तो उस पावर को एक्सचेंज करने के लिए कौन सी कंपनी काम करती है, उस कंपनी कंपनी का नाम है IEX। तो बेसिकली जितना ज़्यादा पावर कंजप्शन होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी एक्सचेंज हमें पावर करने वाली है। और उसी रिगार्डिंग हमें एक अपडेट नजर आ चुका है। तो यहाँ अगर आप देखोगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ 6% टू 7,928 मिलियन यूनिट्स इन अप्रैल, यानी कि बेसिकली जो इनका वॉल्यूम्स का जो नंबर से उस वॉल्यूम्स के अंदर 6% की ग्रोथ हमें नजर आई है अप्रैल 2023 के अंदर। तो जिसके चलते अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों अगर वॉल्यूम्स के अंदर जंप आए, लगातार कंजप्शन के अंदर जंप आए, तो उसका जरूर बेनिफिट हमें IEX को लंबे समय के लिए मिल जाएगा। और जितना ज़्यादा कंपनी इस लेवल्स की ऊपर होल्ड करे उतना ही दोस्तों शेयर होल्डर्स को अपसाइड एक शानदार तरीके से बड़े मूवमेंट्स हमें मिल सकते हैं। पिछले एक साल में कंपनी के अंदर अभी भी 20% की गिरावट के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही है। एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रेजिस्टेंस वाला लेवल निकल के आ रहा था। ये लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया था 150 रुपीज़ का। तो लगातार कुछ दिनों से कंपनी 150 रुपीज़ के ऊपर लगातार हमें क्लोजिंग दे रही है। तो जितना देर कंपनी इसके ऊपर दोस्तों लगातार रही उतना ही कंपनी के अंदर अपसाइड मूवमेंट आ सकते हैं। सबसे पहला जो टारगेट हमें दिया गया है 182 रुपीज़ का टारगेट हमें IEX के लिए दिया गया है। तो जिसके मुताबिक क्या हमें IEX के अंदर करंटली बाइंग करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाइंग करना। कंपनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट दोस्तों कोई अच्छा हमें परफॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले कंपनी का Q4 का रिजल्ट देखना, किस तरह से कंपनी काम करे, किस तरह से कंपनी नंबर दोस्तों परफॉर्म करती है, उसी के ऊपर आने वाले समय का कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड होने वाला है। तो निवेश करने से पहले Q4 का रिजल्ट देखना और उसके बाद निवेश करना।
तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।